अभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। बहुत अच्छा और बहुत इजी इंडेस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो मतलब फेयर वैल्यू मेजरमेंट है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो ये डिफाइन करता है कि फेयर वैल्यू होता क्या है। उसके बाद फ्रेमवर्क मतलब सेट करता है कि कैसे हम मेजर करेंगे फेयर वैल्यू, और कुछ डिस्क्लोजर मतलब फेयर वैल्यू मेजरमेंट के। याद रखना इसमें जो ये जो इंडेक्स है वो सिर्फ बताता है कि कैसे हम मेजर करेंगे फेयर वैल्यू। ये मतलब बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करता कि कब करना है फेयर वैल्यू में मतलब मेजर करना है। वो जो है वो रेस्पेक्टिव इंडेक्स जो है अपना अपना अदर इंडेक्स जो भी होगा वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद स्कोप की बात करें तो मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है चाहे फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और जब जब फेयर वैल्यू की जिक्र होगी, जब जब फेयर वैल्यू का जिक्र होगा तब तब जो है फेयर वैल्यू मेजरमेंट का जब जब जिक्र होगा तब तक ये इंडेक्स उठ के आएगा कि जो है मैं हूँ। तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो ये अप्लाई नहीं होता। कहाँ कहाँ शेयर बेस्ड पेमेंट पे अप्लाई नहीं होता, इसके लिए अलग सेपरेट इंडेक्स है, इंडेक्स 102। उसके बाद लीजिंग पे नहीं होता, लीज पे उसके लिए सेपरेट इंडेक्स है 116। उसके बाद मतलब कुछ कुछ टर्म है जो मतलब फेयर वैल्यू है नहीं लेकिन सिमिलर है फेयर वैल्यू के, जैसे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब वहीं इन्वेंट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है। उसके बाद वैल्यू इन यूज, जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का वैल्यू इन यूज, ये जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस में आता है। तो ये चीज़ जो है वो फेयर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ अप्लाई नहीं होता। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन, मतलब फेयर वैल्यू होता क्या है। तो फेयर वैल्यू एक ऐसा प्राइस है जो 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 हम मतलब जो हमें मिलता है, ठीक है, रिसीव करते हैं किस चीज़ का। अगर हम एसेट बेच रहे हैं, चाहे मतलब ट्रांसफ़र जो है हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी कर रहे हैं, इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट मेजरमेंट डेट, ठीक है। जो हमें पैसे मिल रहे हैं, चाहे एसेट बेच के, चाहे हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं लाइबिलिटीज़, तो कुछ कुछ चीज़ें हमें मतलब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि जो है मतलब फेयर वैल्यू जो है वो एग्जिट प्राइस है, ठीक है। एग्जिट प्राइस है, एंट्री प्राइस नहीं है। तो हमें एग्जिट प्राइस देखना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरली ट्रांजैक्शन जो है वो एज्यूम करेंगे। और याद रखना कभी भी जो है ये नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रेस सेल या फोर्स्ड सेल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर डिस्ट्रेस सेल होगा ना तो मान के चलो जब हमें ऐसा होता है ना कि बेचना ही होता है कि मतलब किसी मतलब हमें मतलब जल्दबाजी रहती है किसी चीज़ को बेचने के लिए, फोर्स या डिस्ट्रेस सेल इसको बोलते हैं। कि हम जैसे 1 लाख की फ़ोन है, आईफ़ोन है, उसको हम जो है वो 50,000 में भी बेच देते हैं कि क्योंकि पैसे की नीड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मतलब एग्जैक्ट वो फेयर वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है हम कभी भी नहीं लेंगे। मतलब फेयर वैल्यू में हम नहीं लेंगे ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट। जैसे हम मतलब शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट लगता है। तो वो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है फेयर वैल्यू नहीं होता है। फेयर वैल्यू क्या होता है कि जो मतलब एक्टिवली जो है वो मतलब प्रिंसिपल मार्केट जो है वहाँ पे दिखता है कि इतना, मतलब लिस्टेड इक्विटी की बात करें तो दिखता है कि इतना प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो वही है उसका फेयर वैल्यू। अच्छा, मार्केट पार्टिसिपेंट की बात करें कि क्या मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट, तो देखो मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। कि अगर 2 लोगों के बीच अगर वो ट्रेड हो रहा है तो दोनों जो है नॉलेजेबल है, ठीक है। उसके बाद मतलब एबल एंड विलिंग टू, मतलब एक तो चाहत होना चाहिए, एक नियत होना चाहिए कि कैपेबल होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्ट कर सके, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर सके। कुछ कुछ मतलब प्रिंसिपल है, जैसे ये जो है फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट बेस्ड मेजरमेंट है, कोई एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये फोकस करता है मार्केट कंडीशन पे, कोई एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद ऑर्डरली ट्रांजैक्शन की बात करें तो जो मतलब नॉर्मल मार्केट कंडीशन होता है, ठीक है, वो होता है कि अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। अगर प्रिंसिपल मार्केट की बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल मार्केट की बात करें तो प्रिंसिपल मार्केट हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। और मतलब एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द एसेट लाइबिलिटी, फॉर द एग्जांपल जैसे
हमारे मतलब जब हम ट्रेड करते हैं लिस्टेड इक्विटी में तो दो मतलब पहले तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है तो बट अभी जो करंटली है वो दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वो देखा प्रिंसिपल मार्केट वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, तो जनरली जो है वो देखा जाता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ ज़्यादा ट्रेड होता है, तो वो प्रिंसिपल मार्केट है एक तरह की, ठीक है। अच्छा, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या होता है? अगर ये मार्केट वो मार्केट होता है जब प्रिंसिपल मार्केट नहीं होता, लैक ऑफ प्रिंसिपल मार्केट, जब प्रिंसिपल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता तब जो है वो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट देखा जाता है कि हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना कहाँ से मिल रहा है, मैक्सिमम का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना हमें रियलाइज यील्ड जो है वो ना यील्ड, ठीक है, कहाँ हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस मिल रहा है यील्ड के ठीक है, या कहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। और हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनेंशियल एसेट पे अप्लाई होता है, ठीक है। जब अगर फाइनेंशियल एसेट की बात हो तो फिर मतलब हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज मतलब वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये नॉन फाइनेंशियल एसेट पे अप्लाई होता है, जैसे ट्रक वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूजेज में जो है दो तीन कंडीशन है कि ये हाँ लीगली होना चाहिए, उसके बाद फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू हायरार्की। तो इसमें बात करें तो 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब फेयर वैल्यू जो है वो 3 लेवल पे होते हैं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे बेस्ट लेवल माना जाता है लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3, मतलब सबसे ख़राब लेवल 3 को माना जाता है और सबसे बेस्ट जो है वो लेवल 1 को माना जाता है। तो लेवल 1 में आता क्या है? तो लेवल 1 में वो आता है कि जो कोटेड प्राइस होते हैं ना, जैसे लिस्टेड इक्विटी का वो दिख रहा है हमें कि इतना पे ट्रेड हो रहा है। जो एक्टिव मार्केट में मतलब कोटेड प्राइस है ना, और आइडेंटिकल एसेट या लायबिलिटी, इसमें ना कोई भी मतलब एडजस्टमेंट नहीं होता, ये अनएडजस्टेड प्राइस होता है। जैसे हम लिस्टेड शेयर्स देखते हैं, बॉन्ड वगैरह, कमोडिटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर लेवल 2 की बात करें तो ये इनपुट जो है मतलब जो ऑब्वियस सी बात है अदर देन लेवल 1, क्योंकि अगर लेवल 1 होगा तो फिर तो लेवल 1 में जाएगा। ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पे जो कोई एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है वो एडजस्टेड रहता है, तो वो आता है लेवल 2 इनपुट में। तो कुछ एग्जांपल है जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, यील्ड कर्व्स हो गए, सिमिलर एसेट का प्राइस हो गए, सिमिलर एसेट की प्राइस जो एक्टिव मार्केट में नहीं है, ठीक है। और लेवल 3 की बात करें तो ये अनएब्जॉर्बेबल होते हैं और इसमें जो है सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन मतलब इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लेवल 3 की बात करें तो जैसे हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना कैश फ्लो आने वाला है फ्यूचर में। तो इससे कुछ एग्जांपल है जैसे कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव हो गए, प्राइवेट इक्विटी हो गए, क्योंकि ये मतलब कोट नहीं होता है ना, तो ये लेवल 3 में आते हैं। तो ये याद रखना कि सबसे बेस्ट जो है लेवल 1 होते हैं, सबसे बेस्ट लेवल 1 होते हैं, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3। अब वैल्यूएशन टेक्निक की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। एक तो होते हैं मार्केट अप्रोच, दूसरा होता है इनकम अप्रोच और तीसरा होता है कॉस्ट अप्रोच। तो मार्केट अप्रोच जो होता है, मार्केट अप्रोच में मतलब जो ऑब्जर्वेबल इनपुट होते हैं उसको देखा जाता है, और ठीक है, मार्केट ट्रांजेक्शन जो है उस बेस पे जैसे अगर मान के चलो हमें मतलब मार्केट अप्रोच की बात करें, ठीक है, मार्केट अप्रोच की बात करें, जैसे हमें मार्केट प्राइस निकालना होगा शेयर्स का, तो अगर ईपीएस और पी रेशियो दिया होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस शेयर आ जाएगा। ईपीएस इंटू पी रेशियो करेंगे तो आ जाएगा। वैसे अगर मतलब एंटरप्राइज वैल्यू निकालना पड़ेगा तो इबिटदा दिया होता है, उसके बाद उसका मल्टीपल दिया होता है, तो ईवी वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। इनकम अप्रोच की बात करें, इनकम अप्रोच में जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो होते हैं फ्यूचर में, मतलब जो आने वाले हैं, तो उसको हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो वो जो आता है वो इनकम अप्रोच से आता है, उसको अनएब्जॉर्बेबल इनपुट्स बोलते हैं, ठीक है। ये लेवल 3 वाले होते हैं। कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो देखा जाता है कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आ रहा है, तो वो कॉस्ट अप्रोच होता है। तो यहाँ पे भी जो हम मतलब रेफरेंस इसको देंगे, ठीक है। वैसे दिया होगा इन्फॉर्मेशन देता है क्वेश्चन में कि उस हिसाब से। अगर हम क्राइटेरिया सिलेक्शन की बात करें तो हम मैक्सिमम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसका ही यूज करना है, ऑब्जर्वेबल का, ठीक है। ये चीज़ बेस्ट है हर चीज़ में, यहाँ पे ये बेस्ट है, यहाँ पे लेवल 1 बेस्ट है, यहाँ से सही मतलब फेयर वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद हम मिनिमम यूज करेंगे किसका, अनअब्जॉर्वेबल मतलब लेवल 3।
अगर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ की बात करें, ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ यूज़ होते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट पे, फाइनेंशियल एसेट पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। और ये जो है मतलब डिटरमाइन करता है फेयर वैल्यू, जो देखा जाता है कि मोस्ट बेनिफिशियल यूज़ क्या है। और हाँ, इसके 3 मतलब ये है कि फिज़िकली जो है पॉसिबल होना चाहिए, लीगली परमिसिबल होना चाहिए और फाइनेंशियली फिजिबल होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे वैकेंट लैंड हमारे पास पड़ा हुआ है फार्मिंग के लिए, और जो है वो मतलब बाकी चीज़ जो ये तीनों हैं, ये चीज़ मतलब सूटेबल है, और बोल रहा है कि कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अगर करें तो क्या देखेंगे? तो ठीक है, अगर देखेंगे तो उस हिसाब से अगर फेयर वैल्यू निकालेंगे तो जब हम फेयर वैल्यू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बिल्डिंग को भी देखेंगे तो हम वो भी मतलब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे कमर्शियल बिल्डिंग वाला ये। उसके बाद अगर फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और इक्विटी की बात करें, लायबिलिटी और इक्विटी की, तो जो लायबिलिटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो जितना हमने मतलब लायबिलिटी ट्रांसफ़र करा है या सेटलमेंट करा है, वो सॉरी जितना हमने ट्रांसफ़र करा है, लायबिलिटी जितना हमने ट्रांसफ़र करा है ना, मतलब 1 लाख का लायबिलिटी था और हमने ट्रांसफ़र कर दिया 1 लाख में, तो मतलब वो हो गया, मतलब फेयर वैल्यू जो हो गया लायबिलिटी का वो हो गया। सेटलमेंट हम नहीं देखेंगे, ठीक है? तो हम ट्रांसफ़र देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब अगर इक्विटी की बात करेंगे तो देखेंगे हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करके हमने कितना प्राइस रिसीव करा, ठीक है? वो देखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इफ़ नॉट ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट, फिर वही वाला बात कि अगर मतलब पहले तो ये यूज़ करेंगे अगर अवेलेबल है, अदरवाइज़ तो वो वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कौन-कौन क्या चीज़ मतलब अवेलेबल है उस हिसाब से। उसके बाद अगर डिस्क्लोज़र की बात करें तो आपको मतलब फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो है वो मतलब दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से मतलब लेवल के तहत आपने मतलब फेयर वैल्यू निकाला है, वैल्यूएशन टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करे हैं, कौन से इनपुट यूज़ करे हैं, ठीक है? अगर लेवल 3 आप कर रहे हो तो उसके बाद जो है रिकन्सिलेशन देना पड़ता है लेवल 3 के रिगार्डिंग। तो अभी तक हमने क्या-क्या कवर करा है, अगर हम समराइज़ करके देखें तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमने वो देखा। उसके बाद फेयर वैल्यू का डेफिनेशन देखा, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम जो है वो एग्ज़िट प्राइस देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रेस सेल होगा उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो फेयर वैल्यू नहीं होता डिस्ट्रेस सेल। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो है फेयर वैल्यू में हम नहीं लेते हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर आता है लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3। लेवल 1 में जो है वो कोटेड प्राइस आता है, ठीक है? वैल्यूएशन टेक्निक की बात करें तो 3 टेक्निक्स था, एक तो मार्केट वाला था, एक इनकम वाला था, एक कॉस्ट अप्रोच था। तो मार्केट वाले में तो वही हम जो मतलब ऑब्जर्वेबल वाला होता है वो लेते हैं, इनकम वाले में जो डिस्काउंटेड मतलब कैश फ्लो वाला होता है वो लेते हैं। कॉस्ट वाला अप्रोच में जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको लेते हैं। उसके बाद हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ की बात करें तो ये सिर्फ अप्लाई होता है नॉन फाइनेंशियल एसेट पे। और डिस्क्लोज़र जो है वो हायरार्की कौन से लेवल से हमने मतलब निकाला है फेयर वैल्यू, उसके बाद टेक्निक्स कौन सी यूज़ करें, जम्पसन वगैरह कौन सी यूज़ करें, वो सारे डिस्क्लोज़र। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था मतलब इंड एस 113 का। और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन-कौन से मतलब क्वेश्चन करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो ये करने हैं और ये इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कुछ ज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये करते हैं। 1, 2, 3 इलस्ट्रेशन 1, 2 उसके बाद टीवाईके में 1, 3, 4, 5, 7, 8। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जो इंड एस 113 के होंगे, कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मिलेंगे इधर ओपन करेंगे। ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट बेस्ड मेजरमेंट होते हैं, एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद ये भी देख लिया है कि मैक्सिमाइज़ किसको करना है, मिनिमाइज़ किसको करना है, स्कोप हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। इसके बाद क्या कवर नहीं है वो भी कवर कर लिया। उसके बाद डेफिनेशन जो थे वो भी कवर कर लिया कि फेयर वैल्यू क्या होता है। उसके बाद देखते हैं। ये प्रिंसिपल मार्केट, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ये भी हमने कवर कर लिया। अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं होगा तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हम लेंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट, ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी।
ये देखते हैं इलस्ट्रेशन में। लिमिटेड है इन्वेस्टेड इन सर्टेन बॉन्ड्स में इसने इन्वेस्ट करा है और फेयर वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल मार्केट का दिया है 500, हाईएस्ट इन्वेस्ट यूज, ये तो नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए यूज होता है, तो इसको कंसिडर ही मत करो, बॉन्ड्स फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू से दिया हुआ है 550, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच से दिया हुआ है 450, बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स क्या होगा, तो ठीक है प्रिंसिपल मार्केट दिया हुआ है तो जो प्रिंसिपल मार्केट का होगा वही 500 रुपया फेयर वैल्यू जो होगा वो बॉन्ड का हो गया। ये लेवल 3 से हो गया, ये लेवल 1 से हो गया, ठीक है। 500 रुपया जो है वो बॉन्ड की वैल्यू हो गई। इसके बाद ये नॉन फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। जो फाइनेंशियल एसेट नहीं है वो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, और नॉन फाइनेंशियल एसेट में हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखते हैं अपन कोई और इलस्ट्रेशन वगैरह या कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो। ये सब ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है नोट्स में। उसके बाद वैल्यूएशन टेक्निक्स, ये भी हमने कवर कर लिया है कि 3 टेक्निक्स होते हैं। उसके बाद ये देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। अब बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट 1 इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 800 रुपये इन 1 ईयर्स, मतलब एक साल के बाद हमें 800 रुपये मिलेंगे, ठीक है। देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड मार्केट फॉर कंपेरेबल एसेट्स, कुछ इसके कंपेयर में एसेट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 2 का दिया हुआ है, वो 1 साल के बाद जो है 1200 मिलेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट 2 अगर आज कुछ अमाउंट मतलब लगाएगा तो 1200 मिलेगा, लेकिन आज का वैल्यू भी दे दिया है कि आज अगर मतलब 1083 लगाते हैं तो 1 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, 1200 रुपया, और ये भी 1 साल वाला है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 3 का दिया हुआ है कि 700 रुपये हमें मिलेंगे 2 साल में, ठीक है, 2 साल में मिलेंगे 700 रुपये, और उसकी आज की वैल्यू जो है वो 566 है, ओके। ऑल 3 एसेट्स आर कंपेरेबल विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क, ठीक है। बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू निकालो एसेट 1 का, एसेट 1 का फेयर वैल्यू निकालो। तो देखो अगर एसेट 1 दैट इज इन्वेस्टमेंट 1, अगर एसेट 1 की बात करें तो वो हमें एक साल के बाद जो है वो 800 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और मतलब उसी मतलब ड्यूरेशन की बात करें, अगर मतलब कौन सा सबसे बेस्ट सूटेबल लग रहा है, तो सबसे बेस्ट सूटेबल तो यही लग रहा है कि 1 साल में जो है वो 1200 रुपये मिलेंगे, अगर आज हम मतलब 1083 इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमें रिटर्न मिल जाएगा कि कितना % का रिटर्न है, और जो % निकलेगा उसको अगर हम डिस्काउंटिंग करेंगे, मतलब इसको डिस्काउंट करेंगे उस रेट से, तो हमारा आज का वैल्यू निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट 1 का। वो कैसे देखते हैं, देखो 1200 रुपये हमें मिलेंगे, ठीक है, 1200 रुपये मिलेगा, और आज हम कितना लगा रहे हैं, 1083 लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 1083 पे रिटर्न मिलेगा ना। तो अगर बात करें कितना मिलेगा, तो एक सेकेंड, 1200 माइनस 1083 डिवाइडेड बाय 1083 इंटू 100, ये आ रहा है 10.80% आ रहा है, ठीक है। मतलब ये रिटर्न आ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट 2 का ये रिटर्न आ रहा है। 1083 अगर आज लगाए तो मतलब 10.8 के % से अगर रिटर्न आए तो 1 साल के बाद 1200 आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1083 प्लस 10.8% तो 1199.96 आ रहा है, मतलब 1200 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें 1 साल के बाद 800 रुपया मिलेगा 1 साल, ठीक है, और रिटर्न है 10.80%, मतलब अगर 800 को हम डिस्काउंट करेंगे 10.8 1.108 से, तो ये हमें आज की वैल्यू निकल जाएगी ना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो इसका देखो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 1 साल के बाद का दिया है, आफ्टर 1 ईयर दिया हुआ है 800 रुपया होगा, तो 1 साल पहले क्या होगा, तो अगर 800 डिवाइडेड बाय 1.108 करते हैं तो कितना आता है,
722 आ रहा है इसका, ठीक है, 722 आ रहा है। तो यही तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है वन का, यही फेयर वैल्यू है, 722 है। और 722 आया कैसे? तो हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट वन जो है उसका दिया हुआ है, मतलब आज अगर 1083 लगाते हैं तो 1200 आता है, ठीक है, जिसका रिटर्न निकल के आता है 10.80। और इन्वेस्टमेंट वन जो है बेस्ट सूटेबल है इन्वेस्टमेंट टू का, तो अगर वो 1 साल के बाद 800 रुपये आ रहा है तो आज कितना वैल्यू हम लगाएंगे, आज की फेयर वैल्यू क्या होगा? तो डिस्काउंटिंग कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में खींच लेंगे उसको, तो 800 रुपये को अगर प्रेजेंट वैल्यू पे खींचते हैं उस रेट से तो आ रहा है 722। तो ये 722 हो गया फेयर वैल्यू इसके। हाँ, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, 722 आ गया। उसके बाद ये तो चलो एग्जाम्पल है। उसके बाद और देखते हैं कौन सा है इलस्ट्रेशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इनपुट 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद ये क्या है? ये डिस्क्लोजर है। तो इलस्ट्रेशन इतना ही था, यही दो इलस्ट्रेशन था। तो ठीक है, TYK में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एसेट इज सोल्ड टू 2 डिफरेंट एक्टिव मार्केट। देखो 2 मार्केट है, मार्केट A, मार्केट B, ठीक है, और एंटिटी ने कुछ ट्रांजेक्शन करे हैं दोनों मार्केट में, ठीक है, ओके। प्राइस जो है मतलब यहाँ से कितना मिलेगा हमें, रिसीव हो गए 26 रुपया, 26 रुपया रिसीव होगा, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो लग जाएगा हमारा 3 रुपया ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाएगा, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो करेंगे असेट का मतलब 2 रुपये लग जाएगा। हमें पता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को नहीं लेते हैं फेयर वैल्यू में, ओके। मार्केट बी का क्या हाल है? मार्केट बी का ये है कि 25 रुपये मार्केट बी से मिलेंगे। देखो एक ही असेट है, अगर बेचेंगे तो कहाँ से क्या निकल रहा है वो, तो मतलब यहाँ बेचेंगे 26 रुपये आएगा, 3 रुपये ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेंगे, 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। या अगर मार्केट बी में जाएंगे तो 25 रुपया मिलेंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 रुपया मिलेगा, और मतलब लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू निकालने के लिए, फेयर वैल्यू कंडीशन क्या है कि मार्केट ए जो है वो प्रिंसिपल मार्केट है, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल मार्केट है, ठीक है, मतलब। और दूसरा बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू निकालो अगर कोई भी मार्केट जो है प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। अगर हमें पता है कि कोई भी मार्केट अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, मोस्ट एडवांटेजियस वाला, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको दे, मोस्ट एडवांटेजियस, उसको हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फेयर वैल्यू अगर मार्केट ए है प्रिंसिपल मार्केट तो निकालते हैं फेयर वैल्यू क्या आ रहा है। अगर मार्केट ए प्रिंसिपल मार्केट है तो इसका फेयर वैल्यू क्या आएगा, अगर फेयर वैल्यू हम निकालें तो 26 रुपये हमें रिसीव होंगे, ठीक है, 26 रुपये रिसीव होंगे, और 2 रुपये हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लग जाएंगे, मतलब 24 रुपये यहाँ फेयर वैल्यू आ रहा है, ओके। और यहाँ फेयर वैल्यू कितना आ रहा है, 25 रुपये मिलेंगे, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें लग जाएंगे 2 रुपये, मतलब यहाँ 23 आ रहा है फेयर वैल्यू, और वहाँ 24 आ रहा है। तो ठीक है, 24 आ रहा है तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है ना, बेस्ट आ रहा है, तो ये इसको हम फेयर वैल्यू मांगेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट ए अगर प्रिंसिपल मार्केट है तो 24, ठीक है। उसके बाद अगर बोल रहा है कि कोई भी मार्केट नहीं, अगर कोई भी मार्केट प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो हम मोस्ट एडवांटेजियस लेते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पीछे एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो अगर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट लेंगे तो हम ये देखेंगे कहाँ हमें सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, सबसे नेट में सबसे ज़्यादा कहाँ यील्ड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यील्ड कहाँ हो रहा है, देखो हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो हमारे लग रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट 3 लग रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बस 1 लग रहा है, मतलब नेट में हमें यहाँ पे 22 रुपया आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 21 रुपया आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन से मार्केट बी में आ रहा है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट हमारे लिए मार्केट बी ही है, ठीक है। तो मार्केट बी का फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट बी का फेयर वैल्यू 23 है, भूल से भी ये मत ले लेना 22, ठीक है, भूल से भी ये मत लेना 22। ये हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतना आ रहा है, मतलब कितना हमें यील्ड हो रहा है, कितना रियलाइज हो रहा है, सबसे ज़्यादा रियलाइज कहाँ, यहाँ पे हो रहे हैं ना, तो ये रियलाइजेबल वैल्यू है कि इतना नेट में हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन फेयर वैल्यू यही है, फेयर वैल्यू हमें यही लेना है। अगर मान के चलो यहाँ आता ना ज़्यादा,
यहाँ इस पॉइंट पे ज़्यादा आता तो हम ये लगते ये फेयर वैल्यू है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू है। तो बोल रहे कि फेयर वैल्यू क्या होगा, तो फेयर वैल्यू हमारा 23 होगा। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना। बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर करा 5% इक्विटी, मतलब 5% एक्वायर करा है और उस मतलब 10 करोड़ में 5% लिया है, ठीक है, मतलब 10 करोड़ पैसे पेमेंट करे और XYZ लिमिटेड की जो है 5% इन्होंने इक्विटी एक्वायर करा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कंपनी इज इन प्रोसेसिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2-3 एंड इज असेसिंग द फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू असेस कर रहा है और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल इनपुट, मतलब मार्केट बेस्ड के हिसाब से, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि PQR लिमिटेड ने एक्वायर करा 20% एक्वायर करा है 60 करोड़ में, ठीक है। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन और ये रहा एक इन्फॉर्मेशन काम की। बोल रहा है कि इंटरप्राइज वैल्यू और EBITDA दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ 8 रुपया दिया, मतलब 8 दिया हुआ है ये टाइम्स में, ओके। उसके बाद EBITDA जो है वो दिया हुआ है XYZ लिमिटेड का 40 करोड़। देखो, अगर EBITDA दिया हुआ है 40 करोड़ और मतलब EV बाई EBITDA का मल्टीपल दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये 8 दिया हुआ है, 40 करोड़ दिया हुआ है, तो हमें इंटरप्राइज वैल्यू तो निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखो EV बाई EBITDA दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 40 करोड़ EBITDA, तो इंटरप्राइज वैल्यू तो ऐसे निकल जाएगा। EV कितना निकलेगा, तो 8 चौके 32, 320 करोड़ निकल जाएगा। इंटरप्राइज वैल्यू हमारा निकल गया 320 करोड़, ठीक है, 320 करोड़। बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वैल्यूएशन वर डिटरमिन्ड आफ्टर कंसिडरिंग 5% लिक्विडिटी डिस्काउंट एंड 5% NCI स्टिक डिस्काउंट। देखो मतलब ये 320 करोड़ इंटरप्राइज की वैल्यू है, ओके, और हमारा कितना है, हमने कितना एक्वायर कर रखा है 5%, मतलब 320 को अगर 5% करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, 320 का 5% करेंगे तो 16 करोड़ जो है वो वैल्यू आ रहा है। 5% जो एक्वायर करें ना उसकी वैल्यू 16 करोड़ आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट देखो, ये बोल रहा है कि 5% जो लिक्विडिटी डिस्काउंट और 5% NCI स्टेक डिस्काउंट, मतलब हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो ये मतलब ये वैल्यू आ रही ना 16 करोड़, इसमें हमें एडजस्टमेंट करेगा और एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 5% प्लस 5%, 5 प्लस 5 मतलब 10% का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और डिस्काउंटिंग पे हो रहा है, मतलब 10% इसमें से माइनस करो, एडजस्टमेंट करो किस चीज़ का, तो डिस्काउंट का। तो अब कितना आ रहा है, 16 में से अगर 10% माइनस करो तो 14.4 करोड़ आ रहा है। ये मतलब ये एक्चुअल में वैल्यू है ये 5% इक्विटी का, और वही हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि फेयर वैल्यू क्या होगा ABC लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट करा उसका, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 14.4 करोड़ होगा, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये अच्छा क्वेश्चन था, ओके। और नोट कर लेना, ठीक है, अगर नोट तुम्हें लगे कि नोट करना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा नोट कर लेना ये चीज़। और स्टेप वाइज बोले तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। जैसे जिस चीज़ से स्टेप से मैंने कैलकुलेट करा उस स्टेप से कैलकुलेट करना। पहले ये हो गया कि 320 करोड़ आ गया, उसके बाद दूसरा स्टेप ये हो गया कि उसके 5% निकाले, तीसरा ये कि हमने एडजस्टमेंट करा, ठीक है, उसका वैल्यू आ गया। अब अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन 4 का, इलस्ट्रेशन 4 में दिया हुआ है कि प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो दिया हुआ है, आगे 5 साल का फ्लो दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। और ये रहा कैश फ्लो दिया हुआ है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल और टर्मिनल कैश फ्लो दिया है कि एंड में हमें 5th ईयर में हमें ये भी मिलने हैं, मतलब उसके बाद डिस्काउंटिंग दिया होगा कि 11%, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। तो ठीक है, ये 5 साल का फ्री कैश फ्लो है ना, प्रोजेक्ट कैश फ्लो, ये फ्यूचर में आएंगे, तो इसको अगर हम डिस्काउंट करेंगे, अगर इस सब को हम डिस्काउंट करेंगे 11% से, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। बोल रहे हैं कि डेट
लायबिलिटी हमारे 1465 करोड़ है और सरप्लस कैश मतलब असेट हमारे पास इतना है। तो बोल रहे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो दिया हुआ है वो 8,52,084 इतना दिया हुआ है और हमें बोल रहे कि वैल्यू पर शेयर क्या होगा इनकम अप्रोच से। तो सिंपल है, हम इसका सबसे पहले इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये सब का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे देखो, 11% डिस्काउंट रेट दिया हुआ है और अगर जगह नहीं है तो इसी पे करना पड़ेगा। देखो वो ये दिया है 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद दिया हुआ है ठीक है। तो बस डिस्काउंट करते जाओ 187.6 1.1 डिस्काउंट रेट दिया हुआ है ना, 2 साल के बाद ये आएगा ठीक है। 121.8 3 साल के बाद ये आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, बस डिस्काउंट कर रहे हैं ठीक है। 11% डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है तो 1.1 ठीक है। और 1 साल के बाद ये आ रहा है तो मतलब पावर 1 टू दी पावर 2 ऐसे करके हम डिस्काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद 269 डिवाइडेड बाय 1.1 टू दी पावर 4 और ये दोनों मतलब इन दोनों को ऐड ही कर दो ना, 278.8 प्लस 3965 ये जो हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 ईयर के बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 187.1 डिवाइडेड बाय 1.1 170। उसके बाद 187.6 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 155 आ रहा है। उसके बाद 121.8 डिवाइडेड बाय 1.1 1.1 1.1 3 बार करेंगे तो 91.51 आ रहा है। उसके बाद 269 डिवाइडेड बाय, इसको 4 बार करेंगे 1 2 3 4 तो ये आ रहा है 183.73। उसके बाद 278.8 प्लस 3965 डिवाइडेड बाय 1.1 1 2 3 4 5 ये आ रहा है 2635। तो हमारे टोटल आ रहे हैं 3235.44 करोड़। इसको मतलब क्रॉस चेक कर लेना, इतना ही आना चाहिए, हो सकता है कैलकुलेशन एरर अगर हो तो देख लेना। इतना आ रहा है ठीक है, इतना हमारे आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। बोल रहा है कि और उसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये तो हमारे कैश फ्लो आ गए ठीक है, इनकम आ गए हमारे इतने। बोल रहा है कि हमारे डेट ना 1465 करोड़ डेट है, टोटल डेट है और सरप्लस कुछ कैश भी पड़े हैं 106 करोड़ के आसपास। तो अगर देखें तो हमारे पास सरप्लस कैश कितने हैं? सरप्लस कैश है 106.14 करोड़ है ठीक है। और हमारे मतलब कैश है ठीक है, सरप्लस है, असेट है ना हमारे पास और डेट भी है हमारे पास। और डेट जो है वो माइनस होगा ठीक है। डेट भी पड़ा हुआ है, डेट है कितना 1465। तो हमारे पास देखें तो कितना है, मतलब इसका अगर नेट करें तो कितना आ रहा है 3235 माइनस 1465 प्लस 106.14 हमारे इतना आ रहा है 1876.58 करोड़। ये हमारा आ रहा है वैल्यू आ रहा है, इंटरप्राइज वैल्यू बोल रहा हूँ, ईवी बोल रहा हूँ इसको ठीक है। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ एसेट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 8,52,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो वैल्यू पर शेयर तो निकल जाएगा अगर इसको हम डिवाइड, अगर हम ये है और इसको अगर हम डिवाइड करें 8,52,000 नहीं 8,52,84,223 से मतलब डिवाइड करना तो भागा 8.52842223 ये हमारे आ रहे हैं, कितना आ रहा है 220 के आसपास आ रहे हैं पर शेयर।
चूँकि देखो क्योंकि ये करोड़ में है ना, तो इसको तुम यहाँ कर दो, ये करोड़ में आ गया शेयर्स। तो 220 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इतना आ रहा है अप्रॉक्स में, ठीक है? तो ये आ गया इसका, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने कैसे करा क्या, एक बार रिकैप कर देता हूँ इसको, कि पहले तो देखो जो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। क्योंकि रेट दिया हुआ है कि डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 11%, तो प्रेजेंट वैल्यू में ले आया, जितना भी कैश फ्लो था वो हमारे इनकम हो गए। उसके बाद कुछ हमारे पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ था, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, और जो भी डेट वगैरह माइनस हो, जो भी डेट होगा उसको माइनस करके हमारा एंटरप्राइज वैल्यू जो हमने निकाला, वो हमने निकाला 18.76.58 करोड़। उसके बाद हमें बोल रहा था वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए, तो ये तो एंटरप्राइज वैल्यू आ गया। बट नंबर ऑफ शेयर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो 8.52 करोड़, 84223 पॉइंट करोड़ मतलब करोड़ था। तो वो निकाल दिया, तो हमारे पास एंटरप्राइज वैल्यू 220 के आसपास आ गया, ठीक है। ओके, एक और है सेम क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि डिटरमिन करो कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगा, ठीक है। ठीक है, करते हैं इसको भी। ये लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसका यहाँ से। पॉज करके ना लिख लेना, अगर जो भी कैलकुलेशन वगैरह हो, कुछ लिखना हो तो सिंपली पॉज करना और लिख लेना। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है। बोल रहा है कि यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ योर फर्म, और वैल्यूएशन दिया, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ के। बोल रहा है कि दो अप्रोच है, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि देख लेते हैं, बोल रहा है कि डिटरमाइन करो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन दिया है, दो अप्रोच से दिया है, एक तो मार्केट अप्रोच से दिया है, एक इनकम अप्रोच से दिया है, इतना करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखना, डेट दिया हुआ है, तो डेट दिया हुआ तो ये तो चलो माइनस होगा, डेट दिया हुआ है तो ये माइनस होगा, ओके। सरप्लस कैश दिया हुआ है और सरप्लस एसेट दिया हुआ है, तो ये तो चलो ऐड होगा। और नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, तो ये डिवाइड करने में काम होगा। बोल रहे कि इक्विटी वैल्यू क्या होएगा, ठीक है। कुछ और दिया है क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ, ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया है कि बोल रहा है कि दो अप्रोच से करा है, ठीक है, दो अप्रोच से किया है, और वेटेज इसका दिया है, इक्वल वेट दिया हुआ है। इक्वल वेट दिया है मतलब 50% इसका और 50% इसका, ओके। तो कर दो इसका 50% कर दो, कितना आ रहा है? इक्वल वेटेज, जो भी वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया है, तो हम इक्वल ही लेंगे, ठीक है। अगर कुछ डिफरेंट रहता तो हम उस रेशियो में ले लेते हैं। तो 5268.2 को 50% करोगे तो आ रहा है ये 2634.1, ये इतना आ रहा है। और 3235.2 को अगर 50% करेंगे तो 1617.6 इतना आ रहा है, ठीक है। मतलब ये इतना आ रहा है, 50% हमने वेटेज ले ली। उसके बाद 1465 ये रहा। तो ये तो अब इसको काट दो अब, क्योंकि हमने इसका वैल्यू ले लिया है ना, और ये माइनस करना है और ये दोनों ऐड करना है। तो देखो एंटरप्राइज वैल्यू कितना आ रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू में लगता है, और डेट माइनस करेंगे तो ये इक्विटी वैल्यू ही आएगा, 2634.1 प्लस 1617.6 प्लस 106.14 प्लस 312.4। इसमें से अगर डेट माइनस करेंगे तो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। डेट कितना है? 1465.9। हम ये इक्विटी की वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 3204.34। ये करोड़ में है तो करोड़ आ रहा है।
और नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू पर शेयर्स निकल जाएगा अगर निकालना हो तो। ये करोड़ में है तो चलो 8.52842223 करोड़ कर दो शेयर्स। कितना आएगा? 8.52842223, ये 375.72 पर शेयर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे बोला नहीं है कि बोल रहे इक्विटी वैल्यू, तो ये इतना इतना करके ही छोड़ देना, बाकी निकाल भी देना, ये भी निकाल देना। क्या बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, निकाल देना, ये भी निकालना 375.72%। बस इतना ही है क्या? इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे निकल गए, सर 4 क्वेश्चन निकल गए। ये तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पीछे भी आया हुआ है, ठीक है। और इस टाइप के अगर एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल मार्केट का, अगर मार्केट है प्रिंसिपल मार्केट है तो यहाँ से आ रहे हैं 24 आ रहे हैं, शेयर वैल्यू 24 आ रहे हैं। हमने भी 24 निकाला था क्या? हाँ, हमने भी 24 निकाला था, ठीक है। अगर कोई मार्केट नहीं है तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट लेंगे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अगर कोई भी मार्केट नहीं है तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट हम लेंगे, ठीक है। और मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में बोल रहा है कि नेट, ये फेयर वैल्यू नहीं है, इसको काटो, ये फेयर वैल्यू नहीं है। नेट में आ रहा है 21-22 आ रहा है, ठीक है। 21-22 आ रहा है तो सबसे ज़्यादा हमें 22 में, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है एक तरह से। तो 22 हमें सबसे ज़्यादा मार्केट बी में आ रहा है, तो मार्केट बी का फेयर वैल्यू कितना था? तो मार्केट बी का फेयर वैल्यू यहाँ पे निकाला है ना? अच्छा, यहाँ पे नहीं निकाला है। तो मार्केट बी का जो फेयर वैल्यू था वो 23 था, तो जो मतलब 23 इसका आंसर होगा। हमने क्या निकाला है? हमने भी 23 निकाला, ठीक है। ओके, इसके बाद ये दिया है, कुछ था कि हमने ऑलरेडी कर रखा था। इंटरप्राइज वैल्यू 320 करोड़ आया था। उसके बाद हमने क्या करा था, हमारा होल्डिंग था 5%, तो 5% 16 करोड़ आ रहा है। उसके बाद 10% का हमने एडजस्टमेंट करा है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है डिस्काउंटिंग का, तो हमारा 14.4 करोड़ आ रहा है, ठीक है, सही है। उसके बाद इक्विटी वैल्यू यहाँ पे निकाला है। कैसे निकाला है देखो, इसने भी क्या करा, वही करा है, इसने टेबल बना के करा है, ठीक है। ये रहा फ्यूचर कैश फ्लो, उसको जो है डिस्काउंटिंग रेट 11% था, तो 11% इसने डिस्काउंट करा था, तो इसके मतलब टोटल वैल्यू आ रहा है 3105 आ रहा है, और 204 के आसपास आ रहा है। हमने कितना निकाला था? हमने भी शायद इतना ही निकाला था। और जो भी अगर राउंडिंग, जो भी अगर आ रहा है, अगर कुछ डिफरेंसेस वगैरह आ रहा है तो राउंडिंग ऑफ के कारण आ रहा होगा। डेट माइनस करा, ठीक है सर, प्लस कैश एसेट और डिवाइड करा तो वैल्यू पर शेयर 204 आ रहा है। हमारे कितने निकले थे? 14 पॉइंट, ये नहीं था, ये था ना। कितना निकला था हमारा? चलो एक बार तुम लोग मैच कर लेना कितना निकला था। मुझे लगता है इतने यही आएगा। अगर कुछ डिफरेंसेस होगा तो राउंडिंग ऑफ के कारण हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद और था क्या? नहीं, बस इतना ही था। तो ये 113 होते हैं यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। इतना ही था, सारे कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन थे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बस 113 हमारा एंड एस ख़त्म होता है।